प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐसे नतीजों की उम्मीद तो शायद कांग्रेस ने भी नहीं की थी। 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। बीजेपी सिर्फ कोटा। प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के ऐसे नतीजों की उम्मीद तो शायद कांग्रेस ने भी नहीं की थी। 4 में से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई। बीजेपी सिर्फ कोटा दक्षिण की सीट पर ही अपना सम्मान बचा सकी। विधानसभा उपचुनाव में 3 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी गदगद है। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने जीत का पूरा श्रेय नौजवानों को दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इन चुनावों की मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक मंच पर आकर एक ताकत के रूप में सामने आए और इस प्रदेश के नौजवानों ने आज कांग्रेस की तरफ अपना रुख किया है। अगर नौजवान मतदाता कांग्रेस के पक्ष में नहीं आते तो शायद हम लोग इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाते। विधानसभा की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। 4 में से 3 सीटें हाथ से निकल जाने के बाद पार्टी में निराशा है, होनी भी चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी हार तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसे सरकार का रिपोर्ट कार्ड मानने को वो तैयार नहीं है। देखिए, अभी रिजल्ट्स आए हैं। निश्चित रूप से तीनों विधानसभा जो हमारी हार हुई है उसकी हम पूरी समीक्षा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और समीक्षा में जो भी कमियां हमारे सामने आएंगी उन कमियों को निश्चित रूप से हम दूर करेंगे। आज भी जनता में विश्वास ये कायम है और वो विश्वास मजबूत भी होगा। निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का हम पूरा विकास करेंगे। इन 4 उपचुनावों को इसका पैरामीटर नहीं मानना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भले ही इसे सरकार का रिपोर्ट कार्ड नहीं माने, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ये जनता का आक्रोश है जो निकलकर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, मैंडेट मिला, उसके अनुरूप उन्होंने व्यवहार नहीं किया जनता के साथ में और खाली वो सैर सपाटी करती है सरकार। और हम में गवर्नमेंट में खुमारी चढ़ी हुई थी, परवाह नहीं कर रही थी जनता क्या सोच रही है। सारी हमारी योजनाओं को तहस नहस कर दिया, उन्होंने बर्बाद कर दिया और कहते रहे हम बंद नहीं कर रहे, बंद नहीं कर रहे। बंद तो नहीं कर रहे हो और चला भी नहीं रहे हो आप। बीजेपी के लिए ये नतीजे फिर से सोचने पर मजबूर करने वाले हैं। ये 4 सीटें बीजेपी के विधायकों के सांसद बनने की वजह से खाली हुई थी। इनमें से बैर सीट भरतपुर संभाग की है, जहां सरकार ने सबसे पहले दौरा किया था। हालात ये हैं कि विधानसभा चुनाव में हारने वाली पार्टी के दिग्गज दिगंबर सिंह को एक बार फिर सूरजगढ़ में मुंह की खानी पड़ी है। ये चुनाव नतीजे जहां बीजेपी के लिए झटका हैं, तो वहीं लगातार 2 चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा है, सचिव है पीसीसी से, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आज मुस्कुरा भी रही हैं, खुश भी हैं। जगदीश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े रहेंगे। अमीन पठान साहब हैं, अध्यक्ष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के, मेरे साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही साथ SN सिंह साहब, राजनीतिक विश्लेषक, इन सभी बात करेंगे, समझेंगे। अर्चना जी के चेहरे पर आज खुशी और इस बीच में देख पा रहा हूं थोड़ी सी मुस्कान अमीन पठान साहब के चेहरे पर भी है। पठान साहब, इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? देखिए, छुपाने की कोई बात नहीं है इसमें। ये बात ठीक है कि राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ है और जो चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पे जो हार का जो मुंह देखना पड़ा है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सरकार का फेल्यूर नहीं है और ये हो सकता है स्थानीय मुद्दे हो, जो चाहे सूरजगढ़ का मामला हो, बेर का मामला हो या नसीराबाद का मामला हो। ये जो वोट किया गया है, ये सरकार की का रिपोर्ट कार्ड नहीं है। सरकार का जो काम था उसका पैरामीटर नहीं है। अभी सरकार को बने हुए मात्र 9 या 10 महीने हुए हैं। सरकारों ने संभागों के अंदर जाना शुरू किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका असली जो जनता के अंदर जो पैरामीटर देखा जाएगा, जो आने वाले म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन है उसके अंदर देखा जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता ने जो वोट किया है उसका हम बिल्कुल उसका हम सम्मान करते हैं और समीक्षा करेंगे कि क्या वजह रही कि जो आज 3 सीटों के ऊपर हमको हार देखनी पड़ी है। निश्चित तौर पे इसका हम समीक्षा करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या वजह रही कि लोग हमसे आज 3 सीटों पर हमको नुकसान खाना पड़ा।
चलिए हेलो। अर्चना जी जुड़ी हुई हैं, जरा इनके पास आते हैं। अर्चना जी, आज बहुत खुश हैं आप, बहुत बधाई आपको। जरा ये समझाएं कि जब जवाबदेही की भूमिका आती थी, एक लंबे अरसे से मैं देख पा रहा था कि हार को छुपाने की तमाम बयानबाजी आपकी तरफ से होती थी। आज जीत की खुशी है, कैसा महसूस कांग्रेस का खेमा कर रहा है और जीत का श्रेय किसे? देखिए, निश्चित रूप से जब हम लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हारे तो हम हतोत्साहित थे और जीत का श्रेय तो निश्चित रूप से नेतृत्व को होता है। सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा और संगठित होकर के सभी ने, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं, सबने मिलकर के चुनाव लड़ा। तो ऐसी अवस्था में ये सारा जो श्रेय स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और संगठन की जो एकजुटता उसका नतीजा है और जनता की जो आस्था पुनः व्यक्त हुई है उसके माध्यम से हम जीते। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, आप कह रहे थे कि इस समय तक हम अपनी हार को छुपाने का प्रयास करते, ऐसा नहीं था। जब हम हारे तो हमने उसको बहुत विनम्रता के साथ ग्रहण किया, क्योंकि हम सत्ता में रहना जानते हैं, तो विपक्ष में आने पर जनता की आवाज कैसे बना जाता है उसका पूरा कर्तव्य हमने निभाया। आपने देखा कि 9 महीनों का ये शासन और 110-15 दिन का केंद्र का शासन, ये बिल्कुल जन विरोधी, जन विमुख रहा और इसका नतीजा ये हुआ कि जो जनता वर्षों तक कांग्रेस में आस्था व्यक्त करती रही, विश्वास व्यक्त करती रही विकास के लिए और अन्य मुद्दों के लिए, उसने बिल्कुल गुरेज नहीं किया वापस हमें विश्वास व्यक्त करने का। देखिए, यूं तो इन उपचुनाव से कोई अंगणित में बहुत फर्क नहीं पड़ता विधानसभा की, लेकिन ये उपचुनाव उस पार्टी को आईना दिखाने के बिल्कुल सटीक हैं, जिसने शासन में आने के लिए वादे किए कि रातों रात सब कुछ ठीक कर देंगे और 9 महीने के लिए भी उन्हें समय कम लगता है, वो उत्तरदायी होने के लिए तैयार नहीं, न जवाबदेही होना चाहते हैं। बिल्कुल। अर्चना जी, आऊंगा आपके पास। इससे पहले जगदीश शर्मा जी के पास मैं जाना चाहूंगा। शर्मा साहब, ये जरा समझने की जरूरत है, 4 में से 3 तो कांग्रेस जीत गई, खुशी की बात भी है, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और ऐसे बदलाव देखने को लोकतंत्र में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं सीख मिलती है। लेकिन इस बीच क्या इसको इस तरह से समझ लें कि वसुंधरा राजे के नेतृत्व को नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया, मोदी को नकार दिया, क्या ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न तो मोदी को नकारा गया है, न वसुंधरा राजे के नेतृत्व को नकारा गया है। लेकिन ये चुनाव उस पुरानी जो हाइप थी, जो लोकसभा के चुनाव के दौरान बनी या उससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान बनी, और श्री नरेंद्र मोदी जो 1.5 साल 2 साल पहले से इस हाइप को क्रिएट कर रहे थे, उसकी वजह से जो 3-4% वोट का फर्क पड़ा, उस फर्क के रिजल्ट तो आप देख रहे हैं। सही। ऐतिहासिक जीत विधानसभा में हुई बीजेपी की, किसी भी पार्टी ने आज तक 163 सीटें नहीं जीती थी, और यही हाल लोकसभा में हुआ कि इंडिपेंडेंट एक पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आई, जो 25 साल से नहीं हो रहा था। लेकिन ये बात भी सही है कि वो हाइप थी, उसको 9 महीने, 8 महीने या 10 महीने, जो कुछ भी आप माने, उसको बनाए रखने में भारतीय जनता पार्टी विफल साबित हुई। विफल इसलिए हुई कि जो हाइप क्रिएट की गई थी वो बहुत ही बड़ी थी, कि जैसे अब अच्छे दिन आने वाले हैं, ऐसे ही नारे लगे, जिससे लगने लगा था कि बस 8-10 दिन में ही कुछ बहुत ही बढ़िया हो जाने वाला है और सबके दुख और कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। ऐसा होने वाला था नहीं। लोग जब इस वास्तविकता को समझे, आप देखिए राहुल जी कि आज जो है कम्युनिकेशन का जमाना है। दिल्ली में जो कुछ होता है वो 1 घंटे आधे घंटे में गांव-गांव तक पहुंचता है। तो ऐसा नहीं है पहले कि भ्रम बना रहो, 1-2 साल तक तो ऐसे ही चल जाती हो गाड़ी, ये कहने की बातें होती हैं। आज गांव में बैठा हुआ आदमी भी सरकार और शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से पहचानता है, उसके कामकाज को बहुत बारीकी से देखता है। अगर आप 10 महीने में उसको ये नहीं बता पाए कि अच्छे दिन कैसे आएंगे, तो फिर लोग अपने ढंग से उसको रिएक्ट करेंगे, और ये नतीजा शायद उसी ये रिएक्शन है। बिल्कुल। और इस बीच एसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, राजनीति के विश्लेषक हैं, कल भी इनसे बात हो रही थी, आज जरा गंभीर ये चर्चा हो गई है। सिंह साहब, जरा ये समझाएं, ये समझना इस बीच जरूरी है, जैसा कि जगदीश जी कह रहे थे कि इसको ये ना समझा जाए कि वसुंधरा जी को नकार दिया गया, मोदी जी को नकार दिया गया, ये एक रिएक्शन था पब्लिक का जो सामने आया है 10 महीने के काम को देखते हुए। क्या इसके बाद कांग्रेस के मुतालिक अगर मैं बात करूं तो एक रिवाइवल आप यहां से देख रहे हैं कि कांग्रेस उभर करके सामने आएगी और आने वाले जो निकाय चुनाव हैं वो इन परिस्थितियों में दिलचस्प हो जाएंगे? अभी अर्चना जी ने भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी के सभी नेता मिलकर के चुनाव लड़े, कल भी मैंने इस बात को उठाया था, और भारतीय जनता पार्टी में आपस में ही लड़ते रहे, एक ही छवि रही, एक ही नेता रहे, और वसुंधरा जी ही चुनाव प्रचार करते रही और वही नेतृत्व देती रही। दूसरे नेता जो है ना सशक्त रूप से काम नहीं किया। लेकिन इस सबसे ज्यादा इसमें है कि जो जाति विशेष को ही 2 टिकट दे दिए गए। जैसे हम कहें कि जो जाट के 2 टिकट दिए गए और दोनों ही के उम्मीदवार हार गए,
तो 50% आपने एक जाति को और दूसरे जातियों को नकार दिया गया, तो इसका भी परिणाम हुआ कि दूसरे जाति एकजुट होकर के इसका विरोध किया। सचिन पायलट जी बार बार कह रहे थे कि ब्राह्मण का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आया, ब्राह्मणों को महत्व नहीं दिया, प्रशासनिक क्षेत्र में तो ब्राह्मणों को महत्व दिया इन्होंने, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका कद कम किया। जैसे घनश्याम तिवारी हो, दूसरे नेता हो, तो सामाजिक समीकरण भी इनका सही नहीं रहा, इसके परिणाम से भी चुनाव में हार मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जो एक घोषणा पत्र है जो मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, और जिसके आधार पर इन्होंने सुराज और संकल्प लिया, इसको लागू करने की जिम्मेदारी नहीं ली, ना तो इनको अपने अधिकारियों को दिया और न इस पर काम किया। कारण वसुंधरा जी जब 2003 में भी राजस्थान आई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ करके, तो उनके पास पूरे सर्वे थे, गांव गली की, मैं भी उससे जुड़ा हुआ था, हर आंकड़ा कौन कहाँ नेता है, कहाँ की क्या समस्या है, कैसे काम करें, पूरा रोड मैप वो अपने दिमाग में भर के आई थी। तो इस बार उन्होंने क्या, आने के बाद वो गली गली घूम रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, भरतपुर, कोटा और उदयपुर जाकर के जनता का समाधान नहीं होगा, बल्कि उनके अधिकारियों को आदेश देना था, नियंत्रण करना था, मॉनिटरिंग करना था, वो काम नहीं हुआ। बिल्कुल, उनके जो चीफ सेक्रेटरी है पॉलिटिकल, ठीक है सिंह साहब, आता हूं मैं आपके पास, आता हूं। इस बीच जरा अमीन पठान साहब के पास में जाते हैं, उनसे भी जरा इस पर रिएक्शन ले लें। पठान साहब, सीधा सीधा मामला यह है कि ना आपने जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको समझा, ना काम आप लेकर के लोगों के बीच जा पाए। एक खुमारी का जिक्र अशोक गहलोत साहब लगातार करते आए कि ये सरकार खुमारी में है। क्या ये समझा जाए कि वो जो खुमारी थी, वजह यह है कि परिणति ये हो रही है कि 4 में से 1 सीट जीत पाई है वो सत्तारूढ़ दल जिसके पास 163 164 विधायक है? नहीं, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को याद रखना चाहिए कि यही राजस्थान की जनता ने 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी है अभी 9 महीने पहले। और ठीक है, कमियां रही है, जो भी कमियां रही है उस पर विचार होगा, उसकी समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से ये जो हुआ, ये लोगों ने जो हमारे खिलाफ वोट किया है, लेकिन इसको ये सरकार का फेल्यूर नहीं मान सकते। मैंने पहले भी इस बात को कहा है। अभी 2 महीने बाद राजस्थान के अंदर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन है, 5 नगर निगम के इलेक्शन है, उसके बाद जनता और जो बड़े शहर है, यहाँ के जो मेट्रो शहर है, उसके अंदर वोटिंग होगी, उसके बाद ये देखा जाएगा। ठीक है, अभी सरकार जो है संभागों के अंदर सरकार ने जाना चालू किया है, लाखों लोगों ने अपनी अर्जियां, अपनी परेशानियां सरकार को बताई है, खुद मुख्यमंत्री जी लगातार दौरा कर रही है। और ये जो हार जो हुई है, ये हो सकता है स्थानीय मुद्दे हो, क्योंकि राजस्थान सरकार का ही चुनाव नहीं था, ये इससे सरकार बननी और बिगड़नी नहीं थी, इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन फिर भी ये जो कुछ हुआ है, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार करेगी कि जनता के अंदर कोई ना कोई, जो सरकार का जो कामकाज था उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, और हम उसको निश्चित तौर पे उस पर हम गौरव फिक्र करेंगे और उसको किस तरीके से उसमें सुधार किया जाए ताकि आने वाले जो चुनाव है। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास, आऊंगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और चर्चा बड़ी दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी का यह कहना है कि ये सरकार की हार नहीं है, ये सरकार की नीतियों की हार नहीं है, हार दूसरे मुद्दों की वजह से, स्थानीय मुद्दों की वजह से। और सवाल इस बीच ये भी उठता है, अगर मुद्दे इतने ही स्थानीय थे तो किसी बाहर के व्यक्ति को ले जाकर के किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ाना, क्या ये स्थानीय मुद्दों को एड्रेस करता हुआ बीजेपी का स्टैंड था? एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन आ रहे हैं। दिगंबर सिंह का मैं जिक्र कर रहा हूं जो कि चुनाव आ रहे हैं, क्या उनका भविष्य रहने वाला है? चर्चा इस पे भी फौरन लौटते हैं। जब जब सुल्फे तेरे कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। तेरी राह से जब मैं गुजरती हूँ, इस बात से ये न समझ लेना कि मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक है आरवे न्यूट्रीगेन, द स्मार्ट वे टू गेन वेट। सैंडोबेंस, जो दिखे औरों से अलग।
पार्ले क्रीम्स बोनांजा ऑफर। कोई भी पैक खरीदो, कूपन मिले तो जीतो कार, टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोने चांदी के सिक्के जैसे कई बड़े इनाम। क्या बात है सर जी, सही रिपोर्ट ये है कि बिजली की चोरी हो रही है। सबके हस्ताक्षर? यानी पूरा गांव आया है मेरे साथ। इस सवारी को तो भार उठाने की आदत है। आप उठा पाएंगे? देखता हूँ। टीवीएस एक्सेल सुपर हैवी ड्यूटी, एक नई सोच। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर। देखिए आपनो शहर आपनी खबर, जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक हैं धानुका ग्रुप, हम सपने सच करते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद में लगातार चर्चा जारी है। बीजेपी 4 में से 3 सीटें हारी, सत्तारूढ़ दल होते हुए कांग्रेस के लिए संजीवनी बनके ये जीत आई है। आज तमाम कांग्रेस के नेता खुश दिखाई दे रहे हैं। अर्चना जी भी खुश है और बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। अर्चना जी, बीजेपी का यह कहना है कि हार सरकार की नहीं है, नीतियों की नहीं है, स्थानीय मुद्दे हैं। आप मानती हैं? ये अमीन पठान जी ने कुछ साफगोई का परिचय दिया, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता है पार्टी के प्रति, तो पूरा खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है, इस पार्टी ने 2 काम किए, चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर। ये प्रतीकवाद की राजनीति करते रहे, सिंबॉलिक, चाहे लाल किले की प्राचीर की बात हो या चुनाव से पहले के मुद्दों की बात हो, सिर्फ और सिर्फ प्रतीकवाद की राजनीति वो इन्होंने यहाँ भी जारी रखी और केंद्र में भी जारी रखी। और उसके अलावा इन्होंने जो काम किया वो ये था कि जो मैंडेट इन्हें मिला वो अनप्रेसिडेंटेड था। इनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मैंडेट मिलेगा। उस मैंडेट को विनम्रता से ग्रहण करने की जगह बहुत दर्द के साथ स्वीकार किया, और इसका नतीजा ये हुआ कि राज्य के जो मंत्री थे और उनके जो सचिव थे वो प्रतिस्पर्धा करते नजर आए मंचों के माध्यम से। हर वर्ग का अपमान, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, और ऐसा मुलम्मा उतरा इनका कि मैं कहती हूँ राजनीतिक इतिहास में, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में इतनी जल्दी किसी पार्टी का मुलम्मा उतरता हुआ मैंने नहीं देखा जिसको प्रचंड बहुमत मिला हो। और यूं कहा जा सकता है कि इस पार्टी का तो अधिष्ठान हुआ था, सत्ता का महज परिवर्तन नहीं था। उस स्थिति में यदि सचिन पायलट जैसे नेता जो युवा है, जो स्वयं चुनाव हारे, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, संगठन को एकजुट किया, सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लिया और मिलजुल करके कांग्रेस ने जनता की आवाज बनने का काम किया, तो जनता ने प्रतिसाद के रूप में हमारी झोली में सीटें डाली। बिल्कुल। जगदीश जी, आपके पास में मैं आता हूं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बीजेपी प्लस कैंपेन में मोदी इजिकल टू जीत, बीजेपी कैंपेन में मोदी नहीं माइनस मोदी इजिकल टू हार। समझ लें इसे। देखिए, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। असल में तो मोदी जो है ना, वो बहुत सारी हाइप के साथ ही खुद खड़े हुए थे। खुद तो थे लीडर, और उन्होंने बहुत बड़े प्लान के साथ अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया था। और कोई चुनाव पर नहीं किया था उन्होंने 1.5 साल पहले, चुनाव के 1.5 साल पहले से सारे काम करना शुरू किया। वरना इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना पूरे देश में, मतलब उस इलाके में भी वो गए जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। वो केरल में सभा कर रहे थे, वो तमिलनाडु में सभा कर रहे थे, वो बंगाल में सभा कर रहे थे। तो ये ऐसी आसान चीज नहीं थी। बीजेपी माइनस मोदी अब नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी ने अपने आप को स्थापित कर लिया कि बीजेपी वो या उनके कैप्टन अमित शाह। अब तो बीजेपी यों है, और बीजेपी में जो पुराने बनाने वाले थे बीजेपी को, उनको तो साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन मैं आप जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि बीजेपी को न केवल राजस्थान में हार मिली है, बीजेपी को दूसरे प्रांतों में भी इसी तरीके का, यूपी, गुजरात, बिहार, जहां भी जो भी अब उपचुनाव हुए इन मुख्य चुनावों के बाद, वहां हर जगह पर बीजेपी को लगभग इसी तरीके के रिजल्ट मिले। तो ये उसके लिए चिंता का विषय होना चाहिए और विश्लेषण करने की जरूरत है कि किस तरीके से उनके नेताओं के बयान आपस में कंट्राडिक्ट करते थे, या वो कहते कुछ थे होता कुछ था। तो लोगों का विश्वास डिगने का काम हुआ था। तो जहां विश्वास डिगा तो लोगों ने कहा कि यार ऐसे नहीं चलेगा। बिल्कुल। सिंह साहब को मैं बीच में लाता हूं। सिंह साहब, कहते हैं कि अक्ल
ठोकर खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं आती। बीजेपी के मुतालिक बात करूं तो यह अच्छा ही हुआ, वक्त रहते एक ठोकर लगी, आगे के लिए जमीन तैयार करनी है प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए। और अगर पूरे देश के लिहाज से बात करें तो हरियाणा में चुनाव होने, महाराष्ट्र में चुनाव होने, सही वक्त पर ठोकर लग गई ताकि आगे की तैयारी हो पाएगी। बीजेपी के लिए बेहतर स्थिति है। कोई भी हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, राजस्थान में 15 वर्षों से नौकरशाही के भरोसे शासन चलाते हैं। अशोक गहलोत जी भी 3 साल 2.5 साल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं किए, इन्होंने भी नहीं किया, अपने लोगों को जिम्मेदारी नहीं देते और नौकरशाह इनके पास अच्छे नहीं है। जैसे मैं आलोचना करूं, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी बीमार भी है, लेथार्जिक भी है, वो भी मंदिर भ्रमण करे। पठान साहब कह रहे थे 50,000 एप्लीकेशन आए, इसकी निपटाने की काम है चीफ सेक्रेटरी का, IAS अधिकारी सेक्रेटरीज को, तो वो तो काम नहीं करते। वसुंधरा जी 4-4 घंटा 5